पीरियोडिक होते हैं, और जो पीरियड्स मेंस्ट्रुअल साइकिल है उससे टेम्पोरली उससे रिलेटेड होते हैं, उससे कुछ समय पहले शुरू होते हैं और पीरियड्स के शुरू होने के कुछ समय बाद अपने आप खत्म हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया। मैं ये और जानना चाहती हूँ कि अब ये सिम्टम्स तो हो रहे हैं, हम्म। आसपास वाले समझ नहीं रहे, मजाक बना रहे हैं। अब ऐसे में हम्म। आप इमोशनली खुद इतने अनस्टेबल हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मतलब आप ओवर रिएक्ट करते हो, कितनी बार इरिटेबल हो। तो इसको हम्म। कंट्रोल कैसे किया जाए? मतलब मुझे ठीक से रहना है, मैं भी चाहती हूँ मेरा ऑफिस में परफॉर्मेंस अच्छा रहे, स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा रहे, लोग इसके बारे में डिस्कस। तो मैं ऐसा क्या करूँ? मतलब कब तक मुझे ये समझना चाहिए कि ठीक है, मैं योगा से, मेडिटेशन से, डाइट से ठीक कर लूंगी, लेकिन कब मुझे ये समझ में आ जाना चाहिए कि अब मुझे डॉक्टर के पास जाना है? तो नॉर्मली जब ये होते हैं तब क्या करना है? थोड़ा सा एबनॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने लगे, मुझे कैसे पता चले? और कब मुझे ये समझ में आ जाए कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है? देखिए, जैसे किसी भी चीज में डॉक्टर सुरभि होता है, बुखार है, हल्का फुल्का बुखार है, हम अपने लेवल पे उसे ट्रीट कर सकते हैं, घर पे मैनेज कर सकते हैं। बुखार ज्यादा तेज हो जाता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, अस्पताल भी भर्ती होना पड़ता है। सबसे पहले जो चीज जरूरी होती है, इसी में नहीं हर जगह, कि आपके पास आपके अपने लोग हों जो आपको सही तरीके से ये बता पाए कि नहीं देखो, तुम में सचमुच चेंज आ गया है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो और ये प्रॉब्लमैटिक हो गया है, इससे नुकसान होगा। अब बात आती है कि यूजुअली ऐसे में फीमेल महिला खुद क्या कर सकती है। हल्के फुल्के सिम्टम्स होते हैं तो इस बात का एहसास खुद को रखना कि इस वक्त मैं उस फेज से गुजर रही हूं जहां पे मैं ओवर रिएक्ट करती हूँ। इस बात को ध्यान में रखते हुए जब आप डे टू डे सर्कमस्टांसेस को, सिचुएशंस को डील करेंगे, तो अपने आप को समझाना कि मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर काबू रखना है, मन के फ्लो के साथ गुस्से में आके शुरू नहीं हो जाना है। घरेलू नुस्खों की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा वाटर इनटेक कम करना, सॉल्ट इनटेक कम करने से कुछ लोगों को थोड़ा बहुत फायदा आता है। अगर सिम्टम्स ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले तो जो आपकी महिला डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आप इस चीज को डिस्कस करें। कुछ रेमेडीज उनके पास होती हैं जो इन चीजों में हेल्प करती हैं। जब ये सिचुएशन थोड़ा ज्यादा हो जाती है तब कुछ साइकियाट्रिक दवाइयां हो गई, एंटी डिप्रेसेंट्स हो गए, जो इसमें काफी हेल्प करते हैं। तो ये सब बेसिकली इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपके सिम्टम्स के, आपके लक्षणों की सीवियरिटी, तीव्रता कितनी है और उससे आपकी डे टू डे लाइफ अफेक्ट कैसे हो रही है। अगर ज्यादा अफेक्ट हो रही है तो आपको इनपुट की, ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। बहुत आपने डॉक्टर अजय निहलानी जी ने, कि अभी आप समझे कि आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, किसी की बेटियां हैं जिनको पीरियड्स आ रहे होंगे या भी स्टार्ट हुए होंगे, तो बहुत सारी चीजें हैं उनके साथ हो रही हैं। एक तो प्यूबर्टी में ऐसे भी बहुत सारे चेंज हो रहे हैं, हार्मोन्स बदल रहे हैं, बॉडी को बहुत सारी जगह अटेंशन देनी पड़ रही है। तो कई बार हमें ऐसा लगता है कि बच्चा हमारी बात नहीं सुन रहा है, बच्चा बहुत लेजी हो गया है, हर बात पे जवाब पकड़ा रहा है। तो हम अपने एज ए पेरेंट होने वाली एरोगेंस से वो होते हैं कि नहीं, ये ऐसा कैसे कर सकता है, हम तो अपने माँ बाप के बड़े अच्छे बच्चे थे। तो हम भी बच्चे पे अपना गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, उसको सबके सामने कई बार हम इंसल्ट भी कर देते हैं कि उसका बच्चा देखो कितना अच्छा काम करता है, उसका बच्चा कितना अच्छा कर रहा है। खासकर लड़कियों को इमोशनल सपोर्ट की, लड़कों और लड़कियों दोनों को इस फेज में इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, लेकिन लड़कियों को बहुत ज्यादा होती है क्योंकि उनके जो बॉडीली चेंजेस होते हैं वो उनको वो पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता ब्लीडिंग शुरू हो जाए, ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, नींद ढंग से नहीं आ रही है, तो ये सारी चीजें उनको भी पसंद नहीं आ रही। तो एज ए पेरेंट्स हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा इमोशनली बहुत ही खराब फेज से गुजर रहा है, बहुत हार्ड फेज से गुजर रहा है, उसके हार्मोन्स बदल रहे हैं। तो एज ए मदर और फादर हम उनके बेस्ट फ्रेंड बने ताकि उनकी दिक्कतों को हम कम कर सकें, ना कि अपने गुस्से और एरोगेंस से हम उनकी दिक्कतों को बढ़ा दें। तो अगर आप टीचर हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं, तो आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे आपके घर में मतलब आपका मीनोपॉज वाला फेज चल रहा है, आपको पीरियड्स खत्म होने वाले हैं, उसी दौरान आपके घर में बेटे की शादी हुई या बेटी को नौकरी लगी, बाहर गए, तो वो अपने फेज में जूझ रही है और आप अपने, इसमें पता चलता है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे की सपोर्ट बनने के बजाय हम एक दूसरे से सारा दिन झिड़क रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो लड़की हमारे घर में आई, अगर वो बहू बन के आई है, तो उसका वो मतलब वो वाला फेज तो नहीं चल रहा है कि जहाँ उसको
ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, और लड़की को भी ये समझना है कि हाँ, मेरी मदर भी पोस्ट मेनोपॉजल फेज या पेरीमेनोपॉजल फेज में हो सकती हैं। तो इसलिए ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं, छोटी-छोटी बातें जानना ज़रूरी है कि हम एक-दूसरे की सपोर्ट बन सकें ऐसे टाइम में, कि अगर मेरी बेटी को दिक्कत है तो मैं उसके साथ बैठूँ और मैं इस बात को जानते हुए बैठूँ कि बेटी अपने आप से बहुत बड़े इमोशनल स्ट्रेस से गुजर रही है, तो मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन सकती हूँ। और इसके लिए जो सर ने जो चीज़ें बताई हैं, कि सबसे पहले तो हम उसको ये रियलाइज़ कराएँ कि बेटा आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जो कि नॉर्मल नहीं लग रहा है, तो क्या हम इसको बैठ के ठीक कर सकते हैं? चलो हम दोनों साथ बैठ के मूवी देखते हैं, साथ में बैठ के योगा करते हैं, कुछ खाने-पीने की ऐसी रेसिपीज़ बनाते हैं जिससे कि तुम्हारा थोड़ा ध्यान बटेगा और तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी थोड़ी कम होंगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा बहुत ज़्यादा इर्रेस्पॉन्सिव हो रहा है, मतलब कि नॉट रिस्पॉन्डिंग है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना भी ध्यान नहीं रख पा रहा है, ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेने में कोई भी नुकसान नहीं है। इस स्टिग्मा से हमें बाहर निकलना है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को तभी दिखाते हैं जब कोई मेंटल प्रॉब्लम होती है। नहीं, इमोशनल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है इस वक़्त पे जब हमारे हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, कि कभी-कभी छोटी-छोटी सी गाइडेंस हमारी लाइफ बदल देती है, हमारी ज़िंदगी बदल देती हैं। तो उस छोटी-छोटी गाइडेंस से छोटे-छोटे जो ट्रीटमेंट की जो ज़रूरतें हैं, वो हमारे बच्चे से कहीं दूर ना हो जाएँ, तो इसके लिए हम इन बातों का ध्यान रखेंगे। डॉक्टर इसके सुरभि, अलावा इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट ऐड करूंगा। कई बार जो इंडिविजुअल पेशेंट होता है या इंडिविजुअल फैमिली होती है, उसको इस कंडीशन के बारे में अगर आप प्रॉपरली एजुकेट कर पाते हैं तो ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि उसके बाद जैसा आपने पहले कहा कि पेरेंट्स का, फैमिली का बच्ची से डील करने का तरीका बदल जाता है। उससे पहले तो वो समझते थे ये इसके नखरे हैं या इसके ये तो ऐसे ही है। उन्हें जब इस बात का एहसास होता है कि ये जो बच्ची के साथ हो रहा है और जिस प्रकार बच्ची व्यवहार कर रही है, एक्चुअली ये अभी कंट्रोल में नहीं है। किसी का वो अनम्यूट कर दो, थोड़ा म्यूट कर दीजिए। अनन्या आपका शायद, हाँ, ठीक है। जी। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एज ए फैमिली हमें एक टीम की तरह से काम करना होता है अपने बच्चे के साथ में, तो हमारा बच्चा अकेला ना पड़ जाए, हमारा बच्चा किसी गलत सोच से कहीं कहीं और ना निकल जाए, किसी गलत लोगों से सलाह लेके गलत डायरेक्शन में ना चला जाए। इससे बेहतर है कि हम उसके बेस्ट फ्रेंड बने। और जो जो सिम्टम्स डॉक्टर साहब ने बताए हैं, 9 साल के बाद पीरियड्स आना शुरू होते हैं, 8 साल से नॉर्मली प्यूबर्टी के चेंजेस स्टार्ट होते हैं, उससे पहले नहीं होते। तो 8 साल के बाद हम अपने बच्चों से धीरे धीरे डिस्कशन शुरू कर दें। जब आप उसको नहलाते हैं, उसके कपड़े बदलते हैं, आप देखते हैं उसके ब्रेस्ट में हल्के से बदलाव आ रहा है, आपको लग रहा है कि उसके आर्म्स में थोड़े-थोड़े बाल आने शुरू हो गए हैं, तब से धीरे-धीरे बताना शुरू करें कि बेटा आपकी ब्रेस्ट में कभी-कभी हल्का-सा पेन हो सकता है, ऐसा कुछ लगे, कभी कुछ लगे तो ध्यान रखना, और ऐसे में आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं भी लगता है तो मैं आपके साथ चल के आपके लिए इसका कुछ सपोर्ट भी दे सकती हूँ। साथ में जब भी उसको पीरियड्स आने वाले हैं, उससे पहले आपको उसको ट्रैकिंग करना सिखाएँ कि पीरियड्स की डेट कैसे ट्रैक की जाती है, कैसे आपको पता चले कि आपका अगला आने वाला पीरियड कब आएगा। फिर आप उसके व्यवहार में देखें कि जब इसको पीरियड आने वाले हो तो तब ये चेंजेस होते हैं, तो आप इस बात को समझें कि हाँ, ये पीएमएस इसको हो रहा है। तो ऐसे में सबसे पहली चीज़ होती है फैमिली सपोर्ट, उसकी डाइट का ध्यान रखना, उसके साथ इन्वॉल्व होना, उसको एंगेज रखना अपने किसी भी चीज़ों में। उसके बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें बाहर हैं, आपके इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो आपके बच्चे को एक डॉक्टर की सलाह की भी ज़रूरत हो सकती है। और कभी-कभी कोई बुराई नहीं है कि एक बच्चे के बहाने से अगर आप जाते हैं, तो पूरी फैमिली एक एजुकेट हो जाती है, और घर में आने वाले और लोग या घर से जुड़े हुए और लोगों को भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। इस तरह के टॉपिक्स बहुत कम डिस्कस होते हैं, इसीलिए आज हमने इसको सोचा कि इस पे कभी शायद बात होती ही नहीं है, इसको कभी सीरियसली लिया ही नहीं जाता कि पीएमएस भी कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिस पे डिस्कशन किया जाए। तो हमें लगा कि ये वाक़ई ज़रूरी है, और अगर आपको भी लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है, तो एक बार रिएक्शन बटन में थम्स अप का बटन है, तो आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि इस बारे में टॉपिक पे बात होना ज़रूरी है, जिनको लग रहा है, ताकि हमें भी एनकरेजमेंट मिले कि हाँ, पीएमएस जैसे टॉपिक पे डिस्कशन होना चाहिए, ये बात ज़रूरी है। थैंक यू। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है, जो सेकंड फेज़ होता है, जैसे कि पीरियड शुरू होने में इमोशनल डिस्टर्बेंसेस होते हैं। फिर उसके बाद जब पीरियड्स रेगुलरली भी चल रहे होते हैं, तो भी
PMS होता है कि बच्चियों को पीरियड्स आने से पहले। एक बात और समझ लीजिए, आपका बच्चा अगर डांस में अच्छा कर रहा है, अगर आपका बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है, सारी चीज़ों में अच्छा कर रहा है और छोटा-सा उसका ये बिहेवियरल चेंज जो आप नहीं समझ पाए, आप सोचिए कि उसके करियर में बहुत बड़ा ब्रेक हो सकता है। आप गुस्से में सोचें कि इसके साथ इसको तो इतनी सारी तकलीफें होती हैं और इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको नहीं जॉइन कराते हैं इस गेम में, इसमें पार्टिसिपेशन नहीं कराते हैं, ये तो खुद का भी ध्यान नहीं रख पाती। ऐसे में डॉक्टर आपकी बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि जितने भी लोग ये जो गेम्स होते हैं, जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी होती है, बहुत एंगेजिंग होती है, फ्यूचर में उल्टा इनसे फ़ायदा होता है। तो आप किसी झल्लाहट में आके और किसी इस ये सोच के कि आपके बच्चे के साथ तो रोज़-रोज़ की प्रॉब्लम है, कौन इसको मैनेज करेगा, इसके तो पैरों में दर्द रहता ही है, इसको तो ये प्रॉब्लम होती है, इसको तो बहुत वीकनेस फ़ील होती है, ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आप सही टाइम पे सलाह ले लें, तो अपने बच्चे को बढ़ने से मत रोकिए, उसकी मदद कीजिए ऐसे टाइम पे कि आप उसको और क्या सपोर्ट दे सकते हैं। कभी-कभी मैंने ऐसा देखा है अपनी प्रैक्टिस में और अपने आस-पास के लोगों में भी, जब पेशेंट प्रेग्नेंट होती है, मतलब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, उसके बाद डिलीवरी के बाद अचानक से हार्मोन्स सारे खत्म होते हैं और डिलीवरी के बाद पेशेंट को कभी-कभी बहुत सीवियर डिप्रेशन होता है। वो अपने बच्चे को भी पसंद नहीं करती, उसको लगता है बच्चे को मेरी आँखों के सामने से ले जाओ, और बच्चे को देख के उल्टा उसे चिड़चिड़ाहट होती है, जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस और पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहते हैं। बहुत से लोग इसको समझ ही नहीं पाते, वो सोचते हैं कुछ झाड़-फूँक वाला है, कुछ ऊपरी हो गया है, बच्चे के आने से ये हो गया है, नीम के पत्ते टाँगेंगे और हवन कराएँगे, दुनिया भर की चीज़ें होती हैं। लेकिन इस बात को सही से नहीं समझ पाते कि ये एक इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा है हार्मोन्स की वजह से। हार्मोन इम्बैलेंस कुछ ऐसा होता है, इस तरह का विथड्रॉल होता है हमारी बॉडी में, जिससे कि इस तरह के सिम्पटम वो जान के नहीं करती है ऐसा। कुछ लोग बोलते हैं हिस्टीरिया है, इसको तो दौरा पड़ता है, कुछ-कुछ लोग करते हैं इस तरह की कि नाटक हो रहा है। लेकिन कोई भी लेडी जान के ऐसा नहीं करती, हर लेडी प्रेगनेंसी के बाद के इस पीरियड को एन्जॉय करना चाहती है, अपने बच्चे को प्यार करना चाहती है। मगर फिर भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। आप लोगों ने ऐसा सुना है कभी? ज़रा एक बार बताएँ कि कभी ये वाली जो सिचुएशन मैंने आपको बताई, क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुना या देखा है अपनी ज़िंदगी में? आपके रिएक्शन में थम्स अप का बटन है, क्या आपने देखा है कि डिलीवरी के बाद किसी-किसी को इस तरह के सिम्पटम्स होते हैं? अगर नहीं सुना है तो फिर हम इसको छोड़ सकते हैं, इस डिस्कशन को बाद के लिए हम दूसरी चीज़ों पे डिस्कस कर सकते हैं। सुना है। तो आपको लगता है इस पे बात करें? यस यस मैडम, मैम, बात कर सकते हैं। यस मैम, कर सकते हैं आप। ठीक है। तो डॉक्टर साहब इसके बारे में एक बार बताइए कि कभी ऐसा हो तो हम एज़ ए फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं एक लेडी को? क्योंकि उस वक़्त लेडी तो अपने आप में इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो अपना खुद का ध्यान रख सके। बच्चे को क्या खतरा हो सकता है इससे? और हम इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें? थोड़ा-सा डॉक्टर सुरभि मैं इसमें इलैबोरेट करना चाहूँगा। जब हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम साइकोसिस, उससे पहले हमें एक और टर्म समझना चाहिए जिसे हम कहते हैं पोस्टपार्टम ब्लूज़। पोस्टपार्टम ब्लूज़ हर दूसरी महिला को डिलीवरी के बाद, जो आपने बिल्कुल सही कहा, जो हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, दूसरे-तीसरे दिन में आ जाते हैं वो चेंजेस, 72 घंटे के आसपास में, उस टाइम पे ऑलमोस्ट हर दूसरी महिला को कुछ ना कुछ इमोशनल चेंज आता है। रोना आना बढ़ जाता है, नींद आना कम हो जाती है, बच्चे की फिक्र होने लगती है, अपनी फिक्र होने लगती है। ये चीजें यूजुअली जो होता है 5, 6, 7 दिन में अपने आप खत्म हो जाती हैं। तो ये तो हुआ पोस्टपार्टम ब्लूज, जो बहुत ही कॉमन होता है, हर दूसरी महिला इसको फेस करती है। और जो शुरुआती मदर्स होती हैं, उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। यूजुअली जब फैमिली सपोर्ट अवेलेबल होता है तो ये प्रॉब्लम अपने आप में ही, क्योंकि सॉर्ट आउट हो जाती है, खत्म हो जाती है। कभी डॉक्टर से भी सलाह लेते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी उनको समझाती है कि ये ठीक है, ऐसा थोड़ा सा होता है, ये अपने आप 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा। थोड़ा बहुत नींद में तकलीफ हो रही है तो उसकी हम मदद कर देते हैं। जैसे ही हम शब्द इस्तेमाल करते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन एज सच जो है, बहुत कॉमन कंडीशन नहीं होती है जहां पे हर दूसरी महिला को इस तरह की प्रॉब्लम होगी। 100 में से 1-2 महिलाओं को ये परेशानी आती है। अब इसमें पोस्टपार्टम ब्लूज से अंतर क्या होता है? ये यूजुअली डिलीवरी के 5-7 दिन बाद शुरू होते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स क्लियर कट डिप्रेशन के आते हैं, जिसमें नींद आना खत्म हो जाती है, भूख नहीं लगती है, चिंता बहुत होने लगती है, बच्चे को लेके चिंता होने लगती है, अपनी सेहत को लेके चिंता होने लगती है, लगता है कुछ गड़बड़ है, बच्चा ठीक से खा नहीं रहा, बच्चा ठीक से दूध नहीं पी रहा है, इसकी ग्रोथ नहीं आ रही, ये ठीक से रिएक्ट नहीं करती है, जैसी चीजें आ जाती हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन जो है एक सीवियर कंडीशन है, क्योंकि जब ये ज्यादा बिगड़ जाती है
तो इसमें संभावना इस बात की कि माँ अपने आप को, अपने आसपास को या अपने बच्चे को ही ना जानते हुए नुकसान पहुंचा देगी कि चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सीरियस कंडीशन होती है और इसके इलाज की आवश्यकता होती है। कुछ महिलाओं में ये जो पहले भी हो चुका होता है, तो ये अपने आप ही डॉक्टर को पता होता है कि अब नेक्स्ट टाइम पे जब डिलीवरी आनी है तो ये एट रिस्क है, उस पर पहले से ही ध्यान रखते हैं। पोस्टपार्टम साइकोसिस में जो टिपिकल चेंजेस आ जाते हैं, ये इन सारे सिम्टम्स के साथ साथ माँ को कभी ऐसे लगने लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जो है वो सही नहीं है, इसके ऊपर कोई ऊपरी छाया आ गई है या हमारे ऊपर कोई ऊपरी छाया आ गई है, और उसका व्यवहार बहुत ज्यादा बदल जाता है। लड़ाकू हो जाती है, बिना बात पे लड़ती है, बिना बात पे रोने लगती है, बिना बात पे हंसने लगती है, बच्चे का ध्यान छोड़ देती है बिल्कुल। ये जो दो कंडीशंस हो गई, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम साइकोसिस, ये सीरियस कंडीशंस होती हैं जिसमें इलाज की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें माँ अपने आप को और बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। और अगर ये कम तीव्रता का भी हो और छूट जाता है, और कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन 4, 6, 8 महीने चलता रहता है। जो महिला खुद डिप्रेस चल रही है, वो ना तो अपना ठीक से ध्यान रख पाती है, और जब अपना ही ध्यान नहीं रख पाती तो वो बच्चे का भी ध्यान नहीं रख पाती है। जो उसकी बॉन्डिंग एज ए मदर अपने बच्चे से बननी चाहिए वो नहीं बन पाती है। वो उसका जो भी खान पान हुआ, दूध पिलाना हो गया, नहीं कर पाती है। तो इसीलिए इस चीज को पहचानना और इसका ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। हेलो। तो इसमें अगर हम एज ए फैमिली हम क्या कर सकते हैं, मतलब हम बच्चे को बचाने के लिए और मदर की कैसे हेल्प कर सकते हैं, मतलब उसको बुरा भी ना लगे लेडी को कि मेरे बच्चे को या मुझे ये लोग क्या समझ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत बच्चे को लेके बहुत कहना चाहिए कि ऐसे बहुत ज्यादा ही सेंसिटिव होते हैं लोग कि नहीं मेरे बच्चे के साथ कुछ ना हो जाए। तो ऐसे में पेरेंट मतलब हम घर वाले कैसे मदद करें कि हम उसको हर्ट भी ना करें और हम उसकी मदद भी कर सकें। देखो, अगर जो बॉटम लाइन है वो ये है कि अगर सचमुच पोस्टपार्टम डिप्रेशन है या पोस्टपार्टम साइकोसिस है, तो उसके इलाज की तुरंत आवश्यकता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, साइकाट्रिस्ट के पास जाते हो, तो साइकाट्रिस्ट अपने आप ही आपको इस बात से अवेयर कराता है कि इस वक्त आपको माँ और बच्चे दोनों के ऊपर ध्यान रखने की आवश्यकता है। कभी कभी हमें ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी दवाइयां भी देनी पड़ जाती हैं जिसमें अच्छा नहीं होता है कि बच्चा माँ का दूध पिए, क्योंकि वो दवाइयां माँ के दूध में आने की वजह से बच्चे में भी जाने की संभावना रहती है। हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा होता है, जो आज की डेट में भगवान की दया से बहुत कम हो पाता है ऐसा, कि माँ ही बच्चे को नुकसान पहुंचा देती है। तो उस वक्त एज अ फैमिली बहुत जरूरी होता है कि हम ये बात समझें कि ये सिचुएशन एक्चुअली एक बीमारी है, ये कोई ऊपरी हवा नहीं है, इसके ऊपर कोई देवी नहीं आ गई, कोई माता नहीं आ गई है, ये एक्चुअली बीमारी है। किसी जमाने में मेरी अपनी खुद की कजिन का इलाज इन सब के बाद, झाड़ फूंक के बाद 1.5 महीने बाद शुरू हुआ था। तो ये सचमुच बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते कि ये बीमारी है। यूजुअली जो हम एक इस चीज में जो कहना चाहूंगा, जैसे मैं आमतौर पे हम जो अटेंडेंस से, रिलेटिव से कहते हैं, अगर आपके मन में ये बात है कि शायद ये ऊपरी है तो कुछ थोड़ा बहुत इलाज कराइए। इलाज के साथ पूजा पाठ कराने में कोई नुकसान नहीं है। जिस चीज का आपको ध्यान रखना है कि लड़की को, औरत को किसी के साथ अकेला नहीं छोड़ा जाएगा, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होगी, और इस चक्कर में आपसे कोई बहुत ज्यादा पैसे ना ले ले। मन को खुश रखने के लिए और अपनी दूसरों को की बात समझने के लिए या उनकी बात रखने के लिए थोड़ा बहुत अगर आप कोई पूजा पाठ करा लेते हैं, उसमें कोई हार्म नहीं होता है। बट आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि ये सीरियस कंडीशन है और इसमें ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। थैंक यू अजय सर, क्योंकि अभी मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ कि उसकी डिलीवरी के बाद उसको ये बात समझ ही नहीं आई, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, किसी ने बताया भी नहीं। उसकी बेटी
की मतलब उसकी डिलीवरी हुई बेटी थी और वो कहती थी कि जिसका मैं इतने टाइम से इंतज़ार करती थी, मुझे पूरे टाइम मतलब अजीब-सी फीलिंग होती रहती थी कि कई बार तो मुझे लगता था कि शायद मेरे से अटेंशन हट के सबकी बेटी पे चली गई है, तो मुझे लगता था कि इस बेटी की वज़ह से मेरा ध्यान लोग नहीं रख रहे हैं। तो ऐसी भी फीलिंग आने लगती थी, कभी लगता था कि मैं अपना ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, कभी लगता था बच्चे का, तो उसको डिप्रेशन था लेकिन उसको ये लोगों को पता लगने में इतना टाइम लगा कि उसकी काफ़ी टाइम उसका खराब हुआ और निकल गया। तो ये बहुत छोटी-सी बात है लेकिन हमें समझ में आ जाए कि हम इसको पहचान लें कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो किसी का भी नुकसान नहीं है, जो भी माँ है वो जान के भी ऐसा नहीं करती, लेकिन हम लोग आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, तो थोड़े से डरे रहते हैं, गूगल पे इतना पढ़ लेते हैं, डॉक्टर से सलाह उतनी नहीं बात नहीं कर पाते हैं, खुलते नहीं है ज़्यादातर लोगों से आस-पड़ोस में, तो हम अपनी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं। तो हमें हमेशा मन में एक डर लगा रहता है कि हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं, हम ठीक कर रहे हैं कि नहीं? क्या ऐसा ही करना होता है बच्चे के दौरान? तो ये जो पोस्टपार्टम ब्लूज़ जो आपने बताया ये बहुत ही कॉमन होता है, पर डरिए मत, जैसे सर ने बताया कि 2-4 दिन में, 5-6 दिन में ये सब चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पर आप जितना अपने आप को काम रखेंगी, उतना ही अच्छे से आप अपने बच्चे का ध्यान रख पाएँगे, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फैमिली जितना भी सपोर्ट कर सके, ऐसे में उसको करना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो अभी बहुत सारे लोग हैं कि पीरियड्स सबसे पहले समझे कि मेनोपॉज़ क्या होता है? मेनोपॉज़ होता है कि जब आपको लगातार 1 साल तक पीरियड्स नहीं आए, पीरियड्स सेसेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो कि 1 साल तक पीरियड नहीं आए, तो हम उसको मेनोपॉज़ कहते हैं, हाँ। मेनोपॉज़ ऐसा नहीं कि 2 महीने पीरियड नहीं आए तो हम बोले मेनोपॉज़, वो नहीं होता। जब तक कंटीन्यूअसली 1 साल तक पीरियड नहीं आते, तब हम उसको मेनोपॉज़ बोलते हैं। इंडिया में इसकी एज 47 से 52 इयर्स के बीच में है या 45 से 55 अगर ब्रॉडर टर्म में हम देखें। इसके जब मेनोपॉज़ होता है उसके 1 साल वाले जो पहले वाला पीरियड है उसको वहाँ से जो है तकलीफ़ें शुरू होती हैं। तकलीफ़ें क्या मतलब बॉडी में चेंजेस शुरू होते हैं जिसको पेरीमेनोपॉज़ल एरिया टाइम कहते हैं। तो पेरीमेनोपॉज़ल जो टाइम होता है 1 साल पहले और पीरियड खत्म होने के 1 साल बाद तक जो चलता है वो पेरीमेनोपॉज़ल वाला टाइम है। इस टाइम पे हमारे शरीर में एक हार्मोन जो हमारी पूरी बॉडी को मेंटेन किए हुए था, हमारी वुमनहुड को मेंटेन किए हुए था, हमारी स्किन ग्लो करती है, हमारी जो बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है, हम लोग के साथ जो भी कुछ हो रहा है, वो हार्मोन अचानक से हमारे शरीर से विथड्रॉ हो जाता है, मतलब एकदम खत्म हो जाता है। तो बॉडी कई बार बहुत अच्छे से कोप अप नहीं कर पाती है। कई बार उसमें विथड्रॉल सिम्पटम्स इतने ज़्यादा आते हैं कि बॉडी उसको समझ नहीं पाती है और जितना आप देखेंगे कि अपनी जिनकी भी मम्मियाँ या जिनके आस-पास लोग हैं, जो 50s और 60s में आते हैं, तो वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लोगों को लगता है बच्चे बड़े हो गए, घर से चले गए, इसलिए शायद इमोशनली डिस्टर्ब है। कुछ लोगों को लगता है कि बहू से ज़्यादा नहीं पट रही है, इसलिए शायद इमोशनली डिस्टर्ब है। किसी को लगता है कि हस्बैंड रिटायर हो गए, घर में रहते हैं, तो चिड़चिड़ाहट ज़्यादा हो जाती है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैं मानती हूँ कि ये सारी चीज़ें भी हो सकता है इफ़ेक्ट डालती हों, इम्पैक्ट होता हो। लेकिन मेजरली जो इम्पैक्ट होता है, वो आपके हार्मोन्स का होता है। तो इस दौरान में जब आपके ये हार्मोन्स बदल रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव आते हैं। आपकी स्किन थोड़ी ढीली पड़ने लगती है, नींद कम आती है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं, हड्डियाँ थोड़ी-सी वीक होने लगते हैं, जो शायद आपको एकदम से पता नहीं चलता, धीरे-धीरे पता चलता है कि बॉडी में क्या हो रहा है। तो वो सारे सिम्पटम्स हम कैसे पहचानें कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है, क्या अलार्मिंग है और इनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, घर में ऐसा क्या कर सकते हैं, फैमिली हमारी सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, तो ये सारे सवाल हमारे मन में मेनोपॉज़ को लेकर आते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो डॉक्टर अजय ये है कि इसमें साइकोलॉजिकल सिम्पटम, इमोशनल जो चेंजेज़ होते हैं इस टाइम पे, वो क्या होते हैं कॉमनली जो ज़्यादातर लेडीज़ में मिलते हैं? देखो, यूजुअली जो हम इन चीजों के लिए टर्म इस्तेमाल करते हैं, हॉट फ्लैशेस। हुँ, हुँ। लेडीज को फीलिंग आती है, कभी गर्माहट लगती है, कभी स्किन के कलर में चेंज आता है। इस तरह की चीजों के साथ साथ इमोशनल लेबिलिटी, इंडिविजुअल लेडी जो होती है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पहले जिन बातों को लेकर चिड़चिड़ाहट नहीं आती थी, जो बातें चुभती नहीं थी, अब उन पे बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, औरों से लड़ाई हो जाती है, नींद डिस्टर्ब हो जाती है, मूड्स खराब रहने लगते हैं, मन खत्म हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है। साथ ही साथ में एक खुद को एहसास होने लगता है कि मेरे में चेंज आ गए, मेरी स्किन जैसे पहले रहती थी अब नहीं है। तो एक डिग्री ऑफ वर्थलेसनेस, साथ में होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस आने लगती है। अब मैं वो जो थी वो नहीं रही। अ, बहुत सारी लेडीज के लिए ये वो वाला टाइम होता है जब उनकी इन सिम्टम्स की वजह से और जो फिजिकल चेंजेस हुए, जैसे प्राइवेट पार्ट्स में ड्राइनेस आ जाती है, जो उनकी इंटीमेसी थी, जो सेक्स लाइफ थी अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड के साथ, वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। अब पार्टनर ये नहीं समझ पाता कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है।
पार्टनर को तो शायद ये लगता है कि अब तो ये पता नहीं बिना बात क्यों अब ध्यान नहीं देती मेरे पे, अब इसका इच्छा खत्म हो गई या इसका मेरे से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। वो प्रोबेबली ये रियलाइज नहीं कर पाता कि ये तो बायोलॉजिकल सिम्टम्स हैं जो कि मीनोपॉज की वजह से आ रहे हैं। हाँ, आ रहे हैं और ये ट्रबलसम हो रहे हैं, तो भगवान की दया से इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट अवेलेबल है जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट से शुरू हो जाता है। तो उसमें जो सबसे इसे इम्पोर्टेंट बात आती है वो यही आती है जो जो आपने पहले बात कही कि ये जो परेशानियां आ रही हैं इनको आप जाके अपनी डॉक्टर से, अपनी लेडी डॉक्टर से बता पाए, तभी वो आपकी मदद कर पाएगी। बिल्कुल ठीक कहा जैसे डॉक्टर अजय ने कि अभी जो पोस्ट मेनोपॉज़ल जो फ़ेज़ होता है, ये सबके लिए बड़ा परेशानी वाला होता है क्योंकि आपकी बॉडी से आपको ऐसे लगने लगता है कि मेरी जो फ़ेमिनिटी थी वो चली गई है, मैं बच्चे के चले गए हैं बड़े होके, सब कुछ ऐसा हो गया, तो एक वो वर्थलेसनेस वाली फ़ीलिंग आती है। मुझे याद है मेरी मम्मी को उन दिनों डिप्रेशन जब मम्मी का मेनोपॉज़ हुआ, तो मम्मी का अर्ली मेनोपॉज़ था क्योंकि उनकी सर्जरी हुई थी, तो अचानक से सडन विथड्रॉल हुआ हार्मोन्स का और वो इतनी ज़्यादा परेशान रहने लगी कि कितनी बार तो उन्होंने मतलब मुझे याद है कि सुसाइड अटेम्प्ट किया। मम्मी को लगा मेरी किसी को ज़रूरत नहीं है तो मैं ज़िंदा क्यों रहूँ? मैं यहाँ ऐसे क्यों रहती हूँ? और हम सच में समझ नहीं पाए कि ये हो क्या रहा है और बल्कि कई बार मम्मी पे गुस्सा करते थे। फिर थोड़ा-थोड़ा सा जब मम्मी को देखा कि मम्मी कई बार अकेले में बैठ के बहुत रो रही होती थी, कई बार मतलब तो अब हम तो छोटे थे मेरे ख़्याल से मैं तो 10th-वेंथ में होंगी या 12th में होंगी तो इतनी समझ तो थी नहीं उस वक़्त कि हो क्या रहा है। लेकिन आज जब मैं उसको पीछे जाके सोचती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि हमें अगर नॉलेज होती तो शायद मम्मी की हम मदद कर पाते। उल्टा हम उनसे डरे रहते थे, कोने में बैठे रहते थे कि मम्मी को पता नहीं कि हर बात पे क्यों गुस्सा आता है, हर बात पे मारने के लिए क्यों दौड़ने लगती है, इनको पता नहीं क्या हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जैसे कि इसमें यहाँ पर बच्चे भी हैं, मैं इसलिए भी बोल रही हूँ कि हम लोग हमारे घर के आस-पास हमारी मम्मियों या सबके साथ हो रहा है। तो हम एज़ ए फैमिली या एज़ ए पेरेंट्स की मतलब एज़ ए डॉटर और सन क्या मदद कर सकते हैं? ऐसे में हमें ऐसे हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए कि हम उनकी मदद कर पाएँ? जिसमें मैं डॉक्टर सुरभि जोड़ूंगा, एग्जैक्टली बात वही आती है। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टू वे कम्युनिकेशन, जहां जो लेडी है वो अपनी बात, अपनी दुविधा, अपनी त्रासदी जो है वो अपने लोगों से शेयर कर पाए, बता पाए और करेक्ट इंफॉर्मेशन होने के बाद समझ पाए कि एक्चुअली ये जो हो रहा है ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये इस फेज में ऑलमोस्ट सारी महिलाओं को फेस करना पड़ता है। किसी को थोड़ी बहुत परेशानी होती है, किसी को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। पार्टनर को, हस्बैंड को, फैमिली को इस बात को समझना कि एक्चुअली ये जो चिड़चिड़ापन आ गया है, स्वभाव खराब रहने लगा है, इंटरेस्ट खत्म हो गया है, चुपचाप रहने लगी हैं, नींद कम हो गई है, भूख नहीं लगती है, इसका कारण तो एक्चुअली बायोलॉजिकल है और इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है। रादर हम ये कहना कि इनका तो स्वभाव बिगड़ गया है, तो चिड़चिड़ी हो गई है, बस छोड़ो इनसे, इनको एक कोने में पड़े रहने दो। उसकी आवश्यकता नहीं है, हमें उनके साथ रहने की आवश्यकता है। तो जैसे क्या इसका कुछ हर चीज़ के लिए हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा? घर में भी कुछ चीज़ें हैं जो हम अपने बिहेवियर से, खाने-पीने से या फिर उनको योगा, मेडिटेशन कुछ चीज़ें हेल्प करती हैं? ये जितनी जितनी चीजें आपने बताई ये सारी हेल्प आउट करती हैं, लेकिन सबसे 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 इम्पोर्टेंट बात जो होती है वो ये समझ पाना कि ये जो हो रहा है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सारी महिलाओं के साथ होता है। हाँ, सिम्टम इसके उसी प्रकार से होते हैं, ये कह देना कि बुखार आता है, फीवर आता है, फीवर किसी को 100 का आता है, कोई खास दिक्कत नहीं देता है, किसी को 105 का आता है तो फिर अस्पताल जाना पड़ता है। तो सिम्टम्स हैं ये, ठीक है, मुझ में अगर आ रहे हैं तो अगर मैं समझ पा रही हूँ कि ये एक्चुअली हो क्यों रहा है, छोटी मोटी अगर सिम्टम्स ज्यादा नहीं है तो इन सारी चीजों पे ध्यान देने से, जैसा आपने कहा योगा हो गया, टहलना हो गया, अपने प्रॉपर डाइट लेना हो गया, से चीजों में इंप्रूवमेंट आती है। सपोर्टिव फैमिली होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और अपनी बात को आप कह पाओ, जो अपने अंदर इमोशंस आ रहे हैं, जो वो आप अपनों से शेयर कर पाओ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
तो सुन लो लेडीज, चुप रहना नहीं है। और अगर हम ना, एक जो मैं हमेशा बोलती हूँ, हम बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, तभी जमाना बदलेगा, तभी जमाना सुनेगा और तभी घर वाले सुनेंगे। ठीक है? तो कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो पीएमएस की है, चाहे वो पोस्टपार्टम की है, चाहे वो मेनोपॉज की है, बोलना आपको ही पड़ेगा। बिना आपके बोले कोई नहीं समझ पाएगा, कोई नहीं जान पाएगा। और उल्टा हो सकता है कई बार आप ही को ब्लेम करना शुरू कर दें कि आप बताइए कैसे हम इस बात को समझ लें कि सबसे पहले तो मैं समझ पाऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं अपनी बात दूसरे को समझा पाऊं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है और इसमें आप क्या मदद कर सकते हैं। क्योंकि हम सिर्फ उम्मीदें लगा के बैठे, इतने साल हो गए शादी के, इनको अभी तक समझ नहीं आया, मेरे बच्चे क्यों नहीं समझते, इनकी तो मैं हर बात समझ जाती हूँ। तो ऐसे ऐसे विचार हम अपने मन में लाके ना और बैठे रहते हैं मुंह फुला के एक तरफ, लेकिन ये इलाज नहीं है, इससे हम अपनी परेशानी को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि हमारी परेशानी जब तक हम नहीं बोलेंगे किसी को समझ नहीं आएगी। तो बोलना सबसे पहली बात। हमें ये ध्यान रखना है, नींद कम आना, बार बार चिड़चिड़ापन होना, थकान ज्यादा जैसे लगना कि हमें लगता है, या किसी चीज को बहुत मतलब जैसे रात में सोते सोते अचानक से बहुत ज्यादा पसीने आ जाते हैं, पूरा चेहरा ऐसा लगता है कि लाल हो रहा है, बहुत गर्म हो रहा है, थोड़ी देर में ठीक हो जा रहा है। तो ऐसी कुछ कुछ चीजें हमारे जो है, ये मेनोपॉज के आसपास की चीजें हैं, सभी के साथ होता है। आपको एक्सेप्शन नहीं, किसी को ज्यादा किसी को कम होता है। तो पहले से बता के रखें कि भाई घर में मेरे को अब मेरे पीरियड बंद हो रहे हैं। जो स्टिग्मा है ना पीरियड्स के बारे में बात नहीं करने का, ये तो हम तोड़ ही रहे हैं। तो अब आपको बता के रखना है मेरे पीरियड्स बंद होने वाले हैं, ऐसे टाइम पे मुझे आप सब लोग की क्या क्या सपोर्ट की जरूरत है, तो वो पहले से तैयार रहे। उम्मीदें लगा के नहीं बैठे, बात करें घर पे। मुझे लगता है कि अब हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सवाल तैयार किए थे, क्योंकि जो मुझे समझ में आया वो मैंने पूछे हैं। तो अगर आपको अब जो भी सवाल मुझसे, मैं डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर अजय निलानी, दोनों आपके पास हैं, गायनेकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। तो मुझे लगता है से आपके कोई भी सवाल है, आप हैंड रेज कर दीजिए। इसमें नीचे बटन है जिसमें कि आप थम्स अप कर सकते हैं, वरना एक और बटन है जिसमें कि आप चैट पे जाएंगे तो वहां पे हैंड रेज का बटन होता है, तो वहां पे आप आ जाइए। तो हम लोग आपको आपके सवाल ले लेंगे। आप लोग अपना इसमें ये वाला बटन दबा के आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या हैंड रेज कर सकते हैं, तो आपको इसमें हम ले लेंगे। हाँ, कोई है जिसको अपना कोई सवाल पूछना है, वरना इधर से मैं अपने शुरू कर। जी जी डॉक्टर सुरभि, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अच्छा, पहले हेलो हेलो। आप अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए, आपका सवाल पूछ। जी डॉक्टर सुरभि, मैं आप सवाल कुछ करना चाहती हूँ। सॉरी, मैं ही गायब हो गई थी मीटिंग से। तो सुमन जी, जो आपने एक सुना होगा पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, जिसके लिए ऑस्कर अवार्ड मिला था हमारे यहाँ इंडिया में से एक मूवी को, तो उसमें जो पार्ट लिया था जिन्होंने, वो सुमन जी हैं। तो वेलकम सुमन जी, आप अपना सवाल प्लीज पूछिए। अजय जी है ना? हाँ ठीक है, प्लीज। आपको आवाज आ रही है हाँ मेरी? आपको। आप सुन पा रहे जी जी हैं? जी, तो मेरा सबसे पहला सवाल आप दोनों से ये था कि अभी आप जो बात कर रहे थे कि जो पीरियड होता है उसके बाद जो महिलाओं को जो भी परेशानियां आती हैं कि चिड़चिड़ापन होना या फिर स्किन ड्राई होना या फिर सारे फीलिंग्स हमें होते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझते हैं, हस्बैंड नहीं समझते हैं। तो इसकी जो आपने अभी एज बताई ये थी 45-50 के आसपास आपने जो अभी आपने बताया। तो लेकिन मैं अपनी ही परेशानी बता रही हूँ कि मैं अभी 36-37 से हूँ और मुझे पिछले 6 महीने से मैं शायद पीरियड हो गई हूँ और ये सारे सिम्टम्स मुझ में हैं और शायद कहीं ना कहीं मैं डिप्रेस भी हूँ कि मतलब जहाँ तक मैं जानती हूँ कि 45 से पहले पीरियड्स आउट नहीं होते हैं, जबकि मैं टेस्ट भी करा चुकी हूँ, नॉर्मली है सब कुछ। डॉक्टर्स का कहना है कि कभी कभी पीरियड्स जल्दी हमारे बंद हो जाते हैं।
तो इसकी वजह से जितने भी सिम्टम्स आप बता रहे हैं मैं अपने अंदर वो सब महसूस करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं समझने की कोशिश नहीं करती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब फीलिंग्स हमारी चेंज होती है हमारे अंदर, तो सीधा सा ये महसूस होता है कि हमें जो सिम्टम्स है कि स्किन अब हमारी नहीं रही, हस्बैंड अब हमारी केयर नहीं करते हैं, बच्चे शायद नहीं समझते, मेरे तो बच्चे भी छोटे हैं, तो वो सारे सिम्टम्स मुझ में है और मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि इसका ट्रीटमेंट तो अगर मैं डॉक्टर्स को दिखा रही हूँ तो मेरा हो रहा है, लेकिन ये जो फीलिंग्स का है तो हम अपने फैमिली में इसमें बात कर सकते हैं, या मैंने बात भी करी तो शायद मेरा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं, तो मैं इसके बारे में और थोड़ा सा क्लियर जानना चाहूँ। डॉक्टर अजय, आप एक बार प्लीज एड्रेस करना चाहेंगे इनकी प्रॉब्लम को कि 36 की एज पे इनको ये 37 और 36 to 38 के बीच की एज है, लेकिन ये सारे सिम्टम ये महसूस कर रहे हैं, तो ये क्या वाकई मेनोपॉजल है या कोई और प्रॉब्लम भी हो सकती है इनको? जहाँ तक शुरुआत की बात होती है, क्योंकि इसमें सबसे पहली जो आवश्यकता है, 36 इयर्स में ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से डिस्कस करने की आवश्यकता है, सलाह लेने की आवश्यकता है। एक चीज यहाँ आपको जो समझने की जरूरत होती है, जो हार्मोन्स हैं, जो फीमेल हार्मोन्स हैं, और एक तरफ उनके बिगड़ने की वजह से भी डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं, और अगर किसी वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है तो उसकी वजह से भी पीरियड्स में इरेगुलरिटीज आना शुरू होती हैं। कई बार कुछ और छोटी मोटी हार्मोनल एबनॉर्मलिटीज होती हैं जो आसानी से डिटेक्ट हो जाती हैं। तो इसका जब वर्कआउट किया जाता है और ये देख लिया जाता है कि एक्चुअली इसके पीछे कोई फिजिकल कारण नहीं है, क्योंकि 36 की उम्र में भी कुछ फिजिकल कारण हो सकते हैं, वो जब रूल आउट कर लिए जाते हैं और इस बात को देखा जाता है कि यार एक्चुअली ये जो चल रहा है ये तो एक्चुअली डिप्रेशन ही चल रहा है, डिप्रेशन का इलाज किया जाता है, ये सिम्टम्स इंप्रूव करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम जो ये सारे सिम्टम है, हम ये बात कर रहे हैं कि ये पोस्ट मेनोपॉजल में डिप्रेशन होता है, लेकिन डिप्रेशन किसी भी एज में हो सकता है, तो जरूरी नहीं अगर ये पीरियड्स खत्म होने के साथ है तो इसको पोस्ट मेनोपॉजल डिप्रेशन कहते हैं, क्योंकि उसका कारण हम जानते हैं कि वो हॉर्मोन्स हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी ऐसा कारण नहीं है, जो मैंने पीरियड्स के दौरान जो बताया, लेकिन फिर भी हमें ये सारे सिम्टम महसूस होते हैं, तो फिर हमें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मतलब मैं जितने में जानती हूँ डॉक्टर अजय, मैं बता रही हूँ कि मैं अगर मेरे पास 10 लड़कियां हैं जो जिनके साथ मैं काम करती हूँ 25 से 35 की एज ग्रुप की, तो 10 में से 8 एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं। हमारा वर्क प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ गया है, हम इतनी ज्यादा अपनी कॉन्शियस हो गए अपनी इमेज को लेके कि हम अपनी एक वर्चुअल इमेज जो टीवी पे या इस पे बना के बैठ जाते हैं सोशल मीडिया पे, वो ना डिस्टर्ब हो जाए, घर वालों को ये ना लग जाए कि हम किसी काम के नहीं है, बाहर वालों को ये ना लग जाए, हम अपने अंदर कुछ नेगेटिव दिखाना ही नहीं चाहते, जबकि हर इंसान में नेगेटिविटी होती है और अपने अंदर ही लड़ रहे होते हैं, किसी को ये पता ना चल जाए। इस वजह से मैं मतलब इतनी हैरान हूँ इस बात से कि आजकल के बच्चे के जो 2-2 हजार फ्रेंड्स हैं फेसबुक पे और इंस्टा पे और इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनके पास एक दोस्त नहीं है जिससे वो शेयर कर सके और वो डिप्रेशन में रहते हैं। तो ये जो हम एक वर्चुअल, ये बहुत कॉमन है। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि हमने एक स्टिग्मा बना रखा है कि डिप्रेशन वर्ड बोलते ही पता नहीं लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, पर ये इतना कॉमन है कि हम अगर जितने भी लोग यहाँ पर हैं अगर हम देखें तो हमारे आसपास आपको 1-2 लोग ऐसे जरूर दिख जाएंगे। तो ये लक्षण है, इनको पहचाने भी कि कभी भी और ये दिखाई दे रहे हैं तो एक बार डॉक्टर से, साइकोलॉजिस्ट है, साइकोथेरेपिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, किसी से भी एक बार आप बात जरूर कर लें। तो डॉक्टर सुरभि, मेरा एक सवाल है। जी बताइए। गुड इवनिंग बोथ ऑफ यू, डॉक्टर अजय, डॉक्टर सुरभि। एक्चुअली मेरी बेटी है 17 साल की। जब उसे पीरियड्स होते हैं तो जनरली वही सब उसको कमर में दर्द हो रहा है, मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत थक रही हूँ। तो मैं 5-6 दिन तक हर महीने यही सब कुछ देखते देखते ना, तो एज एन पेरेंट मुझे कभी कभी थोड़ी परेशानी महसूस होने लगती है इस चीज को देख के। रीजन बीइंग कि जब हम छोटे थे और हमें पीरियड्स होते थे और हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, तो हमें ये सिखाया गया था कि कोई बात नहीं, आप हार्ड बनो, आप टफ बनो, और ये सब तो पूरी लाइफ चलेगा और आपको करना पड़ेगा। आई मीन रूटीन को नहीं छोड़ सकते आप कि आप बेड लेके पड़ जाओगे, आपको बार बार वार्म हॉट बॉटल देनी होगी। तो आज के पेरेंट होने के हिसाब से मेरा अपनी बेटी की तरफ
क्या रिएक्शंस होने चाहिए इस चीज को लेके, ताकि मैं उसके साथ भी कोई अन्याय न कर सकूं। और दूसरा ये कि ऐसा भी ना हो कि मैं उसे बहुत मजबूत बनने के बजाय मैं उसे बहुत वो बना दूं कि बहुत कमजोर है, अब वो कुछ सहन ही नहीं कर सकती। तो मुझे इसमें आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, डॉक्टर अजय और डॉक्टर सुरभि। डॉक्टर अजय, एक बार मैं चाहूंगी कि आप इनको समझाएं। देखिए, एक जो आपने पॉइंट कहा, हमारा जमाना और अब का जमाना, जी कि हमें इस बात को सबसे पहले तो एक्सेप्ट करने की जरूरत है कि हमारा जमाना था, हमारे बच्चों का जमाना अलग जमाना है। हमारे जमाने में शायद जॉइंट फैमिलीज होती थी या बड़ी फैमिलीज होती थी। आजकल घरों में एक बच्चा होता है या 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे रेयरिटी है। फैमिली में रिलेटिव सपोर्ट ऑलमोस्ट खत्म है। जी अच्छा, इस बात में कोई शक की बात नहीं है कि जो माँ बेटी का रिलेशनशिप होता है, वो जो बॉन्डिंग होती है, वो शायद माँ और बेटे की यूजुअली नहीं होती और बाप बेटे की भी नहीं। उसके पीछे चाहे आप जो भी रीजंस ले लें कि पीरियड्स हैं, पीरियड्स की बात मदर से ही होती है, सबसे पहले मदर ही उन चीजों का ध्यान रखती है। जो चीज जरूरी होती है वो ये होती है कि आपने जो बात कही कि ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चे को कमजोर बना दें। जी तो जो पॉइंट्स होते हैं वो ये होते हैं कि आपका ये बच्चे को कन्वे करना कि मैं सपोर्टिव हूं, मैं अवेलेबल हूं, तुम्हारी जो इमोशनल इश्यूज, फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, उनसे मुझे भी फर्क पड़ता है, मेरे को भी उनसे चिंता होती है, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपने बच्चे को पैम्पर नहीं करते हो। जी बेटा आपका ये फेज आ गया है, तो अब आप अनटिल अनलेस बहुत जरूरी ना हो तो आप अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज बंद कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जी लेकिन जिस तरह से आपने अभी मेरे को सिम्टम्स बताए, तो मेरी आपको क्लियर कट एडवाइस होगी कि आपकी बच्ची को गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना, सलाह लेना, अप्रूव, जरूरत पड़ने पे कुछ ट्रीटमेंट से जरूर डिफरेंस पड़ेगा। अच्छा जी ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। प्रोफेसर भी कनेक्शन बना हुआ है। हेलो, आपको रोकना भी नहीं है बच्चे को कि किसी एक्टिविटी में पार्ट है, लेकिन उसको पूरे टाइम ये एहसास भी कराना है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमन बालाजी, आप अपने आप को प्लीज एक बार अनम्यूट करके अपना सवाल पूछ लीजिए। गुड इवनिंग टू ऑल, स्पेशल गुड इवनिंग टू डॉक्टर सुरभि। हम बहुत पुराने दोस्त हैं और हमेशा कनाट प्लेस में अपने बच्चों के साथ मिलते रहते हैं, इस मुहिम में आगे बढ़ रहे हैं। आपके प्लेटफॉर्म से मैं आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे अपने बहुत सारे शिक्षक साथियों के साथ और इवन अपने स्टूडेंट्स के साथ हूँ और आपको सुन रही हूँ। तो मुझे इतनी खुशी हो रही है कि सब मिलकर अवेयर हो रहे हैं, तो ज़रूर कहीं ना कहीं बात पहुँचेगी। जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि हम स्कूल्स में टीचर्स अक्सर फेस करते हैं कि बच्चे ना सडन ही ऐसा फील करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा पेन और हो जाता है। उस समय एज ए टीचर हमें उन्हें किस तरह का सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि उस समय उनके पेरेंट्स भी नहीं होते हैं और कभी कभी कोई बच्चा तो इतनी खराब सिचुएशन में हो जाता है कि हमें खुद को लगता है कि इसे क्या करें। तो ऐसा कुछ गाइडेंस हमें दीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स यहाँ पे हैं, तो उस समय बच्चे को हम डील कर सकें। थैंक यू। डॉक्टर अजय, ये स्कूल टीचर हैं और साथ में ये स्काउट गाइड को भी, इनके साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं जो स्काउट गाइड कैंप भी बहुत ज्यादा ये लेती हैं मैम। तो इनको बहुत सारे बच्चे चाहिए जो बिल्कुल फिट होते हैं। लेकिन बच्चे फिट होना एक बात है, लेकिन अगर वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाए, या ऐसा क्या ध्यान रखें बच्चों के साथ कि बच्चों को लगे कि टीचर उनकी केयर भी कर रहे हैं और साथ में उनके लिए ध्यान भी रख रहे हैं। तो एज ए टीचर ये क्या प्रिकॉशन लेकर किसी को पीएमएस के जैसा इनको लगता है, तो बच्चों से किस तरह से बात की जाए ताकि उनको ये समझा सके कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीएमएस नॉर्मल है, या उनको कम से कम बता सके कि ये पीएमएस के लक्षण हैं, आपको ऐसे में क्या क्या करने की जरूरत है। क्योंकि बच्चा अपने आप तो नहीं समझ पाएगा, इधर पेरेंट्स और टीचर्स इन दोनों में से किसी को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि उसको समझाएं हम ये। तो एज ए टीचर ये क्या मदद कर सकती हैं? एज ए टीचर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है वो तो अपनी जगह हो गई, लेकिन इन सोसाइटी आप जिस
पोजीशन में और जिस रोल में आप एज ए टीचर एक्टिव हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इतने सारे बच्चों से इंटरैक्ट करते हो। बात यहाँ पे वही की वही फिर घूम के बात आ जाती है सबसे पहले कि क्या आप देखो, आप टीचर हो, आप अपने अंडर में जो बच्चे होते हैं उनको डे टू डे बेसिस में ऑब्जर्व करते हो। उनके बिहेवियर में, उनके व्यवहार में अगर चेंज आता है तो आप उस चीज को नोटिस कर पाते हो, पकड़ पाते हो। कई बार बच्चे आपसे अगर अटैच्ड हैं, खुले हुए हैं, तो वो अपनी परेशानियां जो शायद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाते हैं, आपको बता पाते हैं। वो चाहे कोई भी सिचुएशन हो। अगर हम फिर लौट के आ जाते हैं कि पीएमएस है, और अगर पीएमएस की सीवियरिटी इतनी है कि वो सचमुच डिस्टर्ब कर रहा है बच्चे को, तो उसमें उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। कई बार बच्ची हो गई, वो शायद अपने पेरेंट्स को, अपनी माँ को खुद ये बात नहीं बता पाती है। उस वक्त आप उस कम्युनिकेशन चैनल का रोल प्ले कर सकते हैं, जो कि माँ को इस बात को समझा पाता है, एजुकेट कर पाता है, और शायद माँ को भी पहली बार पता चलता है कि इस प्रकार की भी कोई चीज होती है। अगर वो तीव्र है तो उसमें इलाज की आवश्यकता है। तो सुमन जी, मुझे लगता है अगर आपका सवाल का जवाब मिल गया है, या आप कुछ और जानना चाहते हैं? मैम, मैं मेरा मेन क्वेश्चन था कि उस समय जो सडन ही स्कूल में बच्चे ऐसा फील कर रहे हैं और हो रहा है, उस समय हम क्या करें? ये तो अवेयरनेस तो हम ला रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और सारे बच्चों को पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, लेकिन तुरंत हम क्या करें अगर ऐसा कोई सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है? देखिए, फिर बात वही आ जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यही होता है बच्चे को एजुकेट करना कि बेटा ये जो आपके साथ हो रहा है ये कोई अनहोनी नहीं हो रही है, ठीक है, होता है ऐसा। कई बार स्कूल्स में आपके पास स्कूल नर्स अवेलेबल होती है जो बच्चे को थोड़ा बहुत पेन किलर दे सकती है। बच्चा अगर इमोशनली ज्यादा डिस्टर्ब्ड है तो उसके साथ कुछ समय बताना, उसको इस बात का मौका देना कि वो अपनी बात कह पाए। और फिर बात वही आ जाती है कि अगर सीवियरिटी है तो डायरेक्ट करना कि बच्चे को मेडिकल हेल्प की आवश्यकता है, इस पॉइंट को कन्वे करना। उस वक्त का जो इमोशनल डिस्ट्रेस है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, वो तो आप सोक इन कर सकते हो, सांत्वना दे सकते हो, उसकी बात सुन सकते हो। लेकिन अगर उसकी सीवियरिटी है और ये एक रेगुलर फिनोमिना है जो हर महीने बच्चे को परेशान करेगा, तो उसको ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। थैंक यू सर। हाँ, इसके बाद नीलिमा गुप्ता जी, आपका कोई सवाल है? हेलो। नीलिमा गुप्ता जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैं नीलिमा हूँ और मेरा सवाल ये था कि क्या मतलब जैसे जो अनमैरिड लड़कियां होती हैं, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई, तो क्या उनका मेनोपॉज जल्दी हो जाता है? वो किसी भी फिजिकल रिलेशन में नहीं है। डॉक्टर अजय। क्योंकि मेरे घर में भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं भी एक अनमैरिड हूँ और जब मेरा 41-42 पे ये कंडीशंस आई तो सारे सिम्टम्स यही सब चल रहे थे। तो चूंकि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करती हूँ वात्सल्य में, तो वहाँ की जो मतलब हेड है वो खुद गायनिक है। तो उनको मैंने दिखाया तो उन्होंने खैर खुद मुझे मेडिसिन वगैरह दिए, उन्होंने मुझे ट्रीटमेंट भी दिया, लेकिन मेरे मन के अंदर ये सवाल मतलब कहीं ना कहीं था। और मेरी एक छोटी सिस्टर है, उसका भी 38 और 39 में, वो भी अनमैरिड है, तो उसका मेनोपॉज हो गया। तो मतलब मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था। मैंने बहुत जगह मतलब पूछने की भी कोशिश की या जानने की कोशिश की, तो एग्जैक्टली मुझे मतलब सही आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो प्लीज अगर अगर आप मुझे मेरे आंसर का वो करेंगे तो। देखिए, जितनी मेरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग है, इन दो चीजों का आपस में कोरिलेशन नहीं है, लेकिन मेरी सोच है डॉक्टर सुरभि विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर इसमें ना बहुत ज्यादा रोल नीलिमा जी इस बात का होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है। अगर आपकी जी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, अर्ली मिनोपॉज 38 ईयर से पहले अगर मिनोपॉज होता है तो अर्ली मिनोपॉज जी कहलाता है। और जी ऐसे में आपकी फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है। फैमिली हिस्ट्री मतलब आपकी नानी, दादी, मौसी, बुआ, मम्मी, हाँ या आपकी जो इधर मतलब पापा की तरफ की जो आंट्स हैं, वो जो जो हाँ रिलेटिव है, उनसे डिपेंड करता है कि आपका ये जो आपकी बॉडी में कितने साल में चेंजेस आएंगे। तो अगर आपकी जी हिस्ट्री, अगर आपको अपने घर में जानकारी करने से आपको ऐसा पता चलता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा हो चुका है, मतलब किसी 2-4 लोगों को भी हो चुका है, तो फिर जी हेरिडिटरी में ये चीजें रन करती हैं। अर्ली अर्ली प्यूबर्टी होना, अर्ली मेनोपॉज होना, लेट मेनोपॉज, लेट प्यूबर्टी, ये सारी चीजें जी हेरिडिटी से रन करती हैं। बहुत सारी चीजें ओके एनवायरमेंट से भी डिफेक्ट मतलब अफेक्ट होती हैं। जैसे कि हम ये बात मान के चल रहे, अगर बहुत सारी चीजें हम दिमाग में बैठा लेते हैं, मतलब इस तरह के ब्रेकडाउन हमारे साथ कि ऐसा हो जाता
है, तो तब भी ऐसा मतलब कहना चाहिए कि इमोशनल या हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत सारे आसपास भी अफेक्ट करते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारी चीजें, क्योंकि सब कुछ हार्मोन से ड्रिवन होता है, और अगर हमारा दिमाग को हमने इतना स्ट्रेस दे रखा है तो बहुत सी चीजें ऐसा होना बहुत कॉमन है। कोई ऐसी मेडिसिन अगर आप ले रहे हो जिसका कोई आपका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट चल रहा हो, उसका इफेक्ट भी आपके हार्मोन्स पे पड़ता है। तो अगर मतलब मुझे लगता है कि जो आपकी बात से मैं समझ पा रही हूँ कि हेरिडिटरी मेन कॉज लग रहा है, क्योंकि आपकी सिस्टर के साथ भी ऐसा हो रहा है। मैंने भी अपनी इस पूरी प्रैक्टिस में कभी ये चीज नहीं देखी कि अनमैरिड होने से किसी का मेनोपॉज जल्दी आता है, तो मतलब ये मेरी नॉलेज में भी कहीं नहीं आया अभी तक। पर आपका सवाल ध्यान रखेंगे, अगर कहीं कोई ऐसी रिसर्च मिलती है तो मैं बिल्कुल आपसे कनेक्ट बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमारी जो मैडम है वो भी गायनिक है, तो उन्होंने भी कहा था कि बेटा तुम्हारी मदर का हो सकता है जल्दी बंद हुआ हो, उनसे पूछना जाके। तो मदर ने भी मतलब मदर से भी मुझे कोई सेटिस्फेक्शन मतलब जवाब नहीं मिला, उनको भी नहीं इतना याद है। तो मेरे को मतलब कहीं ना कहीं ये था, जितना अच्छा फोरम था, तो थैंक यू सो मच डॉक्टर सुरभि जी, थैंक यू। अर्चना झा जी, आपका सवाल। गुड इवनिंग। हाँ जी सबको, वेरी गुड इवनिंग मैम। मेरे एक ही सवाल है, ये फेज हम सबको झेलना है, मतलब आना ही आना हमारी लाइफ में, तो इसकी शुरुआत या इसके लिए हम पहले से क्या तैयारी कर सकते हैं, आप लोग कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं खाने पीने में, अपनी डेली लाइफ में, और मतलब किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन से एज में, कौन सा एज हमारे लिए सही है मेनोपॉज को फेस करने के लिए, हम अपनी कैसे प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं ताकि उसको अच्छे से फेस कर सकें। मैं जो भी हमारे पास अगर मैं एज ए गायनी इस बात का जवाब देना चाहूँ तो मैंने जैसे बताया कि पीरियड शुरू होने के 1 साल पहले से ही सारी चीजें होती है। तो अगर हम मान के चले कि एवरेज एज जो है वो 45 टू 55 है, तो 40 के बाद से हमें अपनी ज्यादा केयर करना, किसी ना किसी एक्टिविटी में एंगेज होना, कि लाइक आप कोई आपका जो कोई शौक रहा हो जो आप पहले पूरा नहीं कर पाए, किसी ऐसी एक्टिविटी में जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो, वो सब करना। छोटे छोटे अपने स्मॉल जॉइंट्स का ध्यान रखना, तो योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, कुछ भी आप अपनी बॉडी के लिए करते रहे ताकि आपके फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों चीजों में आप अपना ध्यान रख सके। खाने पीने का, बहुत सारी ऐसी चीजों का। दूसरा, फैमिली हिस्ट्री से भी अपने घर में भी बात करें कि आपके घर में किस तरह के सिम्टम्स लोगों ने फेस किए थे, किस एज में फेस किए थे, तो उससे भी आपको थोड़ा सा मतलब आपको एक लाइट मिलेगी कि आपको अपना ध्यान किस तरह से रखना है। और बाकी जो है जो अभी डॉक्टर मैं इनसे बात कर लेते हैं, डॉक्टर अजय भी से भी बात कर लेते हैं कि इमोशनल चेंजेस के लिए हम और ऐसा क्या ध्यान रख सकते हैं जो हेल्प करे हमें कि ये सिम्टम्स हम अच्छे से झेल पाए। कि फैमिली को अपनी को पहले से जैसे मैंने कहा ना कि बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तो वो पहले से घर में बता के रखें कि भाई मेरा ये फेज आने वाला है और मुझे ये प्रॉब्लम ऐसा है। तो अपने आप को जब हम बार बार बोलते हैं कि मैं इस फेज से अच्छे से निकल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा, पॉजिटिविटी के साथ हम एंटर करें इस चीज में कि हाँ ठीक है, सबके साथ हो रहा है तो मेरे साथ भी होगा। लेकिन अगर मुझे पता है नोइंगली, जैसे कि अब कोरोना है, सबको पता है, लेकिन हम ध्यान रख रहे हैं ना अपना कि भाई ठीक है एंटर करें, तो भी कोई लोग घर में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पे काम कर रहे हैं, कोई अपने घर में रह के अपनी प्रिकॉशंस ज्यादा लेने पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम अपना उसमें एंटर तो करना है, लेकिन अपनी पूरी तैयारी के साथ एंटर करना है। तो इसमें साइकोलॉजिकली आपको बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ एंटर करना है। दूसरा, आपकी फिजिकल बॉडी का आपको ध्यान रखना है, तो खाने पीने का ध्यान, क्योंकि कैल्शियम लॉस बहुत ज्यादा होता है इस दौरान पे, तो हम अपना कैल्शियम लेवल मेंटेन कैसे रखें, खाने में डेयरी प्रोडक्ट्स लें, तो एक्सरसाइज करें ताकि जो जॉइंट्स है उसके आसपास ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा रहे, जिसकी वजह से कैल्शियम का डिपोजिशन वहाँ पे कैल्शियम वहाँ पे पहुंचता रहे और हमारी बोन्स वीक ना हो, इन सारी चीजों का। और दूसरा, अपने मूड एलिवेशन के लिए हम ध्यान रखें कि जैसे मैंने कहा कि अपने आप को किसी भी अपनी ऐसी एक्टिविटी में एंगेज रखना जो आप जिसको आपको शौक हो, जो आपको बहुत पसंद हो करना। तो मेरे ख्याल से ये चीजें जो हेल्प करेंगी। और मैं डॉक्टर अजय से जानना चाहूंगी कि वो क्या कहते हैं। मैं अग्री करता हूँ व्हाट डॉक्टर सुरभि ने जो बातें कही हैं। रूटीन में साथ में जो चीजें हम रूटीन की बात करते हैं, मेंटल हाइजीन मेंटेन करने की, वो चीजें जो डॉक्टर सुरभि ने कहा, अपने इंटरेस्ट में लगे रहना, कुछ ना कुछ हॉबी रखना, इस बात का ध्यान रखना कि ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये हमारी बॉडी के साथ साथ ये वो एज हो जाती है जब आपकी फैमिली लाइफ भी बहुत चेंज हो रही होती है। बच्चे बाहर निकल जाते हैं या बच्चों की शादी हो जाती है। जो फिजिकल चेंजेस फीमेल की बॉडी में आ गए, उसकी वजह से जो आपके हस्बैंड से रिलेशनशिप है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आता है। सेल्फ एस्टीम को बहुत धक्का लगता है कि पहले तो ये मेरे में इंटरेस्ट दिखाते थे, अब ये इंटरेस्ट नहीं दिखाते। साथ में कुछ जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, कुछ बहुत छोटी छोटी चीजें, लेकिन कॉमनली जो लेडीज फेस करती हैं वो होता है ड्राइनेस का परेशान करना।
ड्राइनेस एक ऐसी चीज है जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट आपको इजीली हेल्प आउट कर सकती है, ताकि एटलीस्ट आपको इंटीमेसी बनाते वक्त वो कंफर्टेबल रहे, डिसकंफर्टेबल न हो जाए। तो जैसे डॉक्टर साहब का कहना है कि सेक्स की जो ड्राइव होती है उसमें जो पहले मन करता था सेक्स करने का मन नहीं करता है, ऊपर से ड्राइनेस इतनी होती है कि वो पेनफुल सेक्स हो जाता है। अगर पेनफुल होता है तो आपका उसमें एंटर करने का मन नहीं करेगा। तो दो चीजें हो रही, एक तो पेन हो रहा है एक रीजन, एक हार्मोन्स चेंज की वजह से आपका इंटरेस्ट लूज हो रहा है उन चीजों से। तो ये दो कारण, एक तो ये हो जाता है, दूसरा क्या है, बच्चे बड़े हो गए, वो अपनी एक दुनिया में एंटर कर गए हैं। तो आपको लगता है कि पहले मेरे बिना हिलते नहीं थे, मैं खाना नहीं दूं तो उठते नहीं थे, आज इन्हें मेरी जरूरत खत्म हो गई है। तो वो एक चीज दिमाग में चल रही होती है। हस्बैंड के लिए भी लगता है, हस्बैंड को आप क्योंकि सेक्स डिजायर आपकी पूरी नहीं हो रही, तो हस्बैंड को भी थोड़ा गुस्से में रहते हैं कि देखो इसको मेरे पति कुछ बचा ही नहीं। आपको लगता है कि वो मेरी परेशानी तो समझ ही नहीं, उनको तो बस हर समय अपनी डिमांड की लगी रहती है। तो ये हाँ, तो ये सारा जो आपस में कोऑर्डिनेशन का जो गड़बड़ है कि हम लोग बता तो नहीं रहे हैं, ना आप समझ पा रही हैं अपनी परेशानी, ना वो समझ पा रहे हैं। तो वो जो आपस में जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। तो हर चीज का इलाज है, जैसे कि अगर वेजाइनल जेल आते हैं, जैसे ड्राइनेस है तो आप जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप है तो आप इसके बारे में टेक्स्ट पढ़ सकते हैं, अपनी परेशानी को समझ सकते हैं। आप हस्बैंड को बोले कि मुझे ज्यादा पैम्पर करने की जरूरत है, तब शायद मेरा चीजों में हो कि अभी तक जो मैंने आपके लिए किया कि थोड़ा सा आप मेरे लिए थोड़ा सेंसिटिव हो जाओ। तो उसको लड़के कह के मुंह फुला के कि ये खुद समझे, उससे बेहतर है कि बता दो, पहले से बता दो मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, इस वक्त मुझे सपोर्ट की जरूरत है। हम उम्मीद लगा के बैठे रहे कि ये समझ क्यों नहीं रहे, ये समझ क्यों नहीं रहे, और मुंह फुला के बैठे रहे, तो उसमें हम अपना और उसका दोनों का नुकसान कर रहे दोनों का हैं। नुकसान ऐसा नहीं कि उनकी एज ऐसी है कि वो बिल्कुल मतलब आपकी हर बात को इशारों में समझ जाएंगे, क्योंकि एक रिलेशन में आने के बाद वैसे भी एक लेवल आ जाता है कि जब जहाँ इतना ध्यान नहीं देते हैं एक दूसरे पे, लगता है कि तो रोज का है। तो वो चीज मैम, क्योंकि तसल्ली से क्या समझा दो। ये पहले पहले से अगर प्रिपेयर करके रखे मेंटली, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, वो सब कुछ आप लोग ही बता पाएंगे। क्या होता है, हम बाद में जब फंस जाते हैं इस चक्कर में, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर सब कुछ स्टार्ट करते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद अगर वो गाइडलाइन मिल जाए हम सभी औरतों को कि नहीं, आप इस एज के बाद आपको ये प्रॉपर डाइट लेना है, प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी है, क्या करना क्या नहीं करना, तो बहुत मुझे लगता है हेल्प मिल जाएगा उन सबको जो ये फेस करने वाली होती है। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हेलो मैम। डॉक्टर सुरभि। हेलो, गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सर मेरी एज 37 है और मेरे पीरियड्स बिफोर 10 स्टार्ट हुए हैं, मतलब 9 और 10 के बीच में। तो क्या मेरी मतलब मेनोपॉज भी जल्दी होगा? क्या मैं उस एज के नजदीक पहुंच रही हूँ? देखो मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ डॉक्टर, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में इन दो चीजों का शायद कोई खास कोरिलेशन है नहीं, लेकिन डॉक्टर सुरभि बेटर बता पाएंगे। डॉक्टर सुरभि, आपको आवाज आ रही है? हेलो। वो लेफ्ट हो गई है सर, वो शायद अभी रीजॉइन कर रही होंगी। अच्छा, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, देखिए इसमें जो डॉक्टर सुरभि ने पहले बात कही थी, जो आपके इंडिविजुअल फैक्टर्स, आपकी जो इंडिविजुअल फैमिली हिस्ट्री है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हाँ, इस चीज का जरूर ध्यान देना होता है कि अगर जो किसी चीज का नॉर्मल टाइम है वो उससे बहुत पहले हो रही है या उसके बहुत बाद हो रही है, तो कुछ और चीजें हो सकती हैं जो मिस हो रही हो। तो उस वक्त एक लेडी डॉक्टर की, गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेने की जरूर आवश्यकता होती है। जैसे किसी को अगर एज, डॉक्टर सुरभि ने बोला था कि 45 साल के आसपास की एज है, तो ये कोई प्री फिक्स्ड एज नहीं है कि 45 के बाद ही होगा, हो सकता है किसी को 40 में आ जाएगा। लेकिन रूटीन में अगर किसी को 40 में आ रहा है तो डेफिनेटली उसको डॉक्टर से सलाह लेने की गारंटीड आवश्यकता है। जी सर। आ रहा है तुम्हारे में?
हेलो डॉक्टर साहब। हाँ जी। डॉक्टर अजय, एक सवाल है। ये जो आपने मेनोपॉज की एज मैम ने बताई और आपने बताई है 45 से लेकर 55 के बीच में, और मैम ने कहा था कि मेनोपॉज का मतलब है 1 साल तक अगर नहीं आ रहे हैं पीरियड्स, तो ये जो पीरियड्स बंद होना होता है वो सडनली बंद हो जाता है, या पहले साइकिल में कुछ गड़बड़ होगा, मिस होना शुरू होगा, तब होगा, कैसे होता डॉक्टर है? सुरभि बेटर होंगी इसका आंसर देने के लिए, लेकिन जी जी यूजुअली ऐसा नहीं होता है कि सडनली 1 महीने में बंद हो गए। जी पहले कुछ डिस्टर्बेंसेस आना शुरू होते हैं। जी डॉक्टर सुरभि बेटर बता पाएंगी आप। जी, वो मेरे ख्याल से अभी मीटिंग से आउट हो गए हैं डॉक्टर अच्छा, सुरभि। तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, ऐसा नहीं होता है कि सडनली 1 महीने आपके पीरियड आना बिल्कुल बंद हो जाए। इत्तेफाक से ऐसा अगर होता है, वो चाहे 45 की एज में हो, चाहे 40 की एज में हो, चाहे 48 की एज में हो, अगर सडन पीरियड बंद हुए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। जी क्योंकि रूटीन में जो नेचर वाइज जो मीनोपॉज में जो सिम्टम पीरियड्स आना रुकेंगे, वो एक साथ रुकना नहीं रुकेंगे। पहले साइकिल डिस्टर्ब होगा, साइकिल गैप डिस्टर्ब होगी, कम हो जाएंगे, इर्रेगुलर हो जाएंगे, इरेगुलर हो जाएंगे। हाँ, फिर जाके बंद होते हैं। सडनली अगर कभी भी पीरियड्स बंद हुए हैं जी तो डॉक्टर को देखने की आवश्यकता है। थैंक यू डॉक्टर सर। थैंक यू। Hello. हेलो। Hello, sir. हाँ Am I जी। audible? हाँ जी। Yes, sir. Actually, I wanted to ask this question on behalf of my girlfriend. Actually, उसको हर 2 से 3 महीने के बाद पीरियड्स होते हैं, एंड उसने गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखाया, बट उन्होंने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है एज सच। तो ये भी क्या मेनोपॉज का साइन है, या फिर या कहीं इसका से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है? आपकी अगर गर्लफ्रेंड है तो मैं मान के चलूंगा अभी वो अंडर 30s ही होंगी हाँ जी। ना। इस एज ग्रुप में इत्तेफाक से एक चीज, अगर पीरियड्स, मैं रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, सडनली स्टॉप हो गए हैं तो उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है। और इंडिविजुअल लोगों में कई बार साइकिल्स का जो पैटर्न होता है वो बड़ा डिफरेंट होता है। तो अगर गायनेकोलॉजिस्ट ने देख के अपनी राय दे दी है कि उसको कोई इसमें एबनॉर्मेलिटी नहीं लगती है, तो जैसे हर चीज की एक लिमिट होती है, वैसे ही पीरियड्स के साथ भी लिमिट होती है। जरूरी नहीं होता है कि सबके साथ वैसे ही चले। हाँ जी। तो यूजुअली मेरे ख्याल से कोई अगर वो इन्वेस्टिगेटेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस एज ग्रुप में नेचुरल मीनोपॉज नहीं होता है। रेयरली अगर हुआ भी है तो उसका पहले इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है, कहीं कोई और कारण तो नहीं है। क्योंकि इस एज ग्रुप में अगर पीरियड्स बंद हुए हैं तो उसके और कारण होने के चांसेस 99% से ज्यादा हैं, रादर देन ये कि ये मीनोपॉज है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो हेलो। डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल है हम्म कि मेरा मेनोपॉज हो चुका है और मैं पोस्ट मेनोपॉज वाली स्टेज में हूँ। हम्म अभी रिसेंटली स्टॉप हुआ, मतलब 1 ईयर हो चुका है। तो हम्म इस स्टेज में मुझे अपनी मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या स्टेप लेने चाहिए? कितना भी आप बोलें कि मैं योगा करती हूँ, मैं मेडिटेशन भी करती हूँ, शाम को मैं वॉक भी करती हूँ, लेकिन फिर भी डे में एक टाइम ऐसा जरूर आता है कि आप ओवर एंजाइटी हो जाती है अननेसेसरली। आप बेशक आप अपने हाउस होल्ड वर्क में बिजी हैं, अपने काम में बिजी हैं, फिर भी आपका में जो दिमाग आपको परेशान कर रहा है। आप कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी आप कभी कभी डिप्रेशन में आपको लगता है कि आपको क्यों इतनी एंजाइटी हो रही है, क्यों अननेसेसरली गुस्सा आ रहा है, जबकि आप किसी से ना बात कर रहे हैं, आप बिजी भी हैं। तो उस स्टेज में हमें क्या स्टेप लेने चाहिए? आपका इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी कि हम किस तरह से? इसमें जो कॉमन सेंसिकल बात होती है, क्या हम्म, क्या कोई टेक्निक है जो आप इस्तेमाल कर सकते हो? तो हम उसके लिए जो शब्द इस्तेमाल करते हैं वो बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अच्छा। जब आपको एंजाइटी परेशान करती है तो पहली बात तो अपने आप में ये बात क्लियर होना कि देखो ये ठीक है, मेरे साथ होता है, एंजाइटी आती है मेरे को बीच बीच में। हम्म, अब इस एंजाइटी की वजह से मुझे जो चाहिए कि मेरी लाइफ जो है, मेरा जो रिलेशनशिप्स हैं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, वो खराब ना हो।
और एंजाइटी का फेज आया है तो मैं उसको जल्द से जल्द खत्म करूं। उसके लिए जो आप कर सकते हो वो होता है सबसे डिस्ट्रैक्शन, किसी न किसी और चीज में अपना ध्यान बटाएं उस पर। एंजाइटी शब्द का मतलब क्या है? एक्चुअली एंजाइटी एक फीलिंग है जो शरीर में आती है। कंपकपी लग सकती है, दिल की धड़कनें बढ़ सकती हैं, बेचैनी लगती है, मांसपेशियां खिंच जाती हैं, सांस लेने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है, एक जगह बैठने का मन नहीं करता है, दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं। एंजाइटी एक नॉर्मल सर्वाइवल मैकेनिज्म है जो जरूरी है। एंजाइटी का मतलब है जब आप कोई थ्रेट परसीव करते हो, आपको कोई बुरी न्यूज मिलती है, कोई बुरी बात हो जाती है, तो या कोई स्टूडेंट है, लेके चलिए स्टूडेंट का एग्जाम आने वाला है, एग्जाम एक थ्रेट है। उस थ्रेट को वो जब परसीव करेगा तो उसमें कुछ ना कुछ एंजाइटी आएगी। वो एंजाइटी यूजुअली पॉजिटिव होती है। शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट होता है जो साल के 365 दिन पढ़ाई करता है। एग्जाम आने लगते हैं, एंजाइटी आती है, क्या होगा, फेल हो जाएंगे, कम नंबर आएंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो जो गिफ्ट थी वो नहीं मिलेगी, पड़ोसी क्या कहेंगे। पढ़ाई करा ले जाती है। अब वो एंजाइटी अगर इतनी ज्यादा हो गई है स्टूडेंट में कि अब वो पढ़ ही नहीं पा रहा, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं एंजाइटी के मारे एग्जाम ही नहीं दे पाते हैं। तब उसमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत पड़ती है। लेकिन ऑन अ डे टू डे बेसिस जब आपको थोड़ा एंजाइटी परेशान करती है तो इस वक्त अपने माइंड को पॉजिटिवली किसी न्यूट्रल या किसी पॉजिटिव चीज में एंगेज करने की जरूरत है। वो इतना भी हो सकता है कि आपने अपने पसंदीदा गाने सुने उस वक्त। अच्छी बात होती है गानों को सुनने के साथ साथ गानों को रिपीट करने की कोशिश करें, तो बहुत ही अच्छा है। तो यूजुअल जो टेक्निक होती है एंजाइटी को फेस करने की वो डिस्ट्रैक्शन होती है। अदरवाइज इट इज अ नॉर्मल बिहेवियर ऑफ द माइंड। बिल्कुल देखिए, मैं साइकाइट्रिस्ट हो गया या डॉक्टर सुरभि गायनेकोलॉजिस्ट हो गई या कोई भी होगा, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं होगा जो अपनी लाइफ में एंजाइटी ना फेस करता हो। एंजाइटी आना अपने आप में कोई परेशानी की बात नहीं है। बात यह है कि क्या वो एंजाइटी इतनी है कि वो आपकी डे टू डे लाइफ हेलो हाँ फिर भी थैंक यू डॉक्टर साहब। ओके, मेरे ख्याल से मैं अब रखता हूँ। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेटिंग। Thank you so much, sir. It was great pleasure to meet you. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Thank you, Dr. Ajay, for your precious time. Thank you all. Thank you all participants. मुझे लग रहा है कि सुरभि मैम फिर से ज्वाइन कर रही हैं। वो शायद नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम आ रही है, फिर से स्क्रीन पे शो हो रही है। थैंक्स अजय सर, रियली बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इतने सरल शब्दों में आपने समझाया कि मेरे बच्चों को भी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। थैंक यू सर। थैंक यू। अभी मैं जाऊंगा, मुझे थैंक यू। मेरे ख्याल में अभी डॉक्टर सुरभि भी नहीं आ रही हैं, आई गेस। डॉक्टर सुरभि शो तो हो रही हैं। मेरे स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रही है वो। आई गेस उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। एनीवेज इट वाज वेरी यूजफुल वेबिनार। बहुत अच्छी चीजें हमें बड़े सरल शब्दों में सही कहा पता लगी। एंड टाइम टू से गुड बाय। Thank you very much all of you participants. Bye bye. Thank you.
थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। Thank you to all, especially Dr. Surbhi and Sir Nilani sir. Very wonderful session it is really. I'm really thankful to Dr. Surbhi and Dr. Nilani. I'm really sorry कि मेरा बीच में Ma'am, it happened to me also. For a moment, I was out of the session. Then again, I asked the number. I don't know the name of that lady. She has entered me. Thank you, Dr. Surbhi. I'm really sorry. Thank you so much and sorry कि आप लोगों के सवालों के जवाब मिले हो, ऐसा मुझे लगता है कि शायद पॉसिबल हुआ हो। And thank you so much for joining, जो भी लोग इसको ज्वाइन कर पाए। Thank you so much. डॉक्टर सुरभि, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी और यूजफुल वेबिनार थी। आपके एफर्ट्स के लिए थैंक्स। मैम आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। सुरभि मैम, आपसे क्वेश्चन पूछना था, आप चले गए थे तो एक क्वेश्चन पूछ ली हूँ जाते जाते। मैम बहुत बार मेंस्ट्रुअल कप्स के बारे में देख रही हूँ एड एफबी पे खास करके, तो क्या ये प्रैक्टिकल हैं, क्या यूजफुल हैं? क्योंकि उन्हें देखो तो कंफर्टेबल और उनके बारे में पढ़ो तो बहुत कंफर्टेबल लग रहे हैं, लेकिन जब खुद सोचो तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कंफर्टेबल और है कि नहीं है। I wanted to ask, but आप चले गए तो फिर मैंने कहा उनसे पूछने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गायन को ही पता होगा इसके बारे में। देखो नहीं, अगर यूज करने में कंफर्टेबल, देखो पहली बार कोई भी चीज अगर हम करते हैं, कान में कुछ पानी भी पहन लिया, गले में कुछ पहनना होता है तो रात भर नींद नहीं आती, लगता है इसको पहले तो बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन अगर आप उसको सही से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अडेप्ट कर लेते हैं तो वर्कआउट करते हैं। दूसरा, बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम पैड के साथ बाहर निकल पाते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीजों में, लेकिन पहली सबसे पहली चीज है कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कि हाँ ये यूजफुल है और करना चाहिए। और दूसरा, थोड़ी सी टॉलरेंस की, जब हम कुछ भी नया लगाते हैं, नया चश्मा भी इस्तेमाल करते हैं, नया चुड़ी भी कुछ पहनते हैं, रिंग भी पहनते हैं, तो हमारी बॉडी थोड़ा सा चाहती है कि नहीं इसको हटाओ, तो उस चीज के साथ कि नहीं तो ऐसे ये यूजफुल है। मुझे लगता है कि हमें मतलब लेडीज को करना चाहिए, अच्छी चीज है। तो आप एज अ पर्सनल लेवल पे आप इसको रेकमेंड करते हो कि हम ट्राई कर सकते हैं? पर्सनल लेवल पे मैं पूछ रही हूँ, कर सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। मेरी बेटी भी अगर करना चाहेगी तो मैं उसको एडवाइस दूंगी, बिल्कुल यही दूंगी कि हाँ अगर आप कर सकते हो तो करो। थैंक यू वेरी मच। और ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल था, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मतलब इमोशनल लेवल पे हम लोग को बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली, अपने लिए और दूसरों के लिए भी जो हमारे आसपास हैं। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। बाय मैम।